एंड एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस। ये होता है आपके पास जनरली। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था। सोडियम का ऑक्साइड आपको मिलेगा बेसिक नेचर का, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उसके बाद फॉस्फोरस ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन का ऑक्साइड Cl2O7। ये आपको ऑक्साइड मिलते हैं। ये बेसिक नेचर का होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक बोल सकते हैं। ये एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, बीच में आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी मिलेगा। एम्फोटेरिक का मतलब होता है ऐसा ऑक्साइड जिसका एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर मिले। एम्फो का मतलब होता है टू टाइप्स, दो तरह का नेचर मिलता है। ठीक है, तो एम्फोटेरिक का मतलब क्या होगा, जिसका नेचर एसिडिक और बेसिक दोनों होगा। एसिडिक एंड बेसिक बोथ, दोनों तरह का जिसका नेचर मिलेगा वो आपको कहलाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब देखिए जनरली जनरली ऐसा होता है कि जो मेटालॉइड होते हैं उनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। जनरली मेटालॉइड्स हैव एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जनरली मेटालॉइड के आपको जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड मिलते हैं, लेकिन कभी कभी आपको मेटालिक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक नेचर के मिल सकते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको लिखवा दी थी कि आपको मेटल के ऑक्साइड जो मिलेंगे, मेटल ऑक्साइड, उनको आप बोल सकते हो दीज आर जनरली बेसिक। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को आप बोल सकते हो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक। ठीक है, और मेटलॉइड के ऑक्साइड कैसे होंगे, तो मेटलॉइड के ऑक्साइड होंगे जनरली आपके एम्फोटेरिक। हर एक चीज में एक्सेप्शन है। जैसे कि सिलिकॉन क्या होता है, मेटलॉइड होता है, लेकिन इसका ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो ये है एक पीरियड के अलोंग। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप के अंदर। एक ग्रुप में अगर बात करेंगे तो जनरली ऐसा देखा जाता है ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम जैसे जैसे बढ़ोगे, सॉरी, बेसिक करेक्टर बढ़ता है। ठीक है, एक ग्रुप के अंदर जैसे जैसे बढ़ोगे क्या होगा, बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस। बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस। एक ग्रुप के अंदर जैसे जैसे जाओगे नीचे आपको बेसिक करेक्टर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं कि एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेस, एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेस। ठीक है, दोनों का मतलब वही होता है। आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता लगेगा कि एसिड और बेस ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो एक इंक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली दूसरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल आप देख सकते हो। मान लीजिए अल्कली मेटल के ऑक्साइड के बारे में देखते हैं। तो अल्कली मेटल के ऑक्साइड आपको मिलेगा सबसे पहले लिथियम ऑक्साइड, उसके बाद सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड। तो इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, तो जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे बेसिक करेक्टर बढ़ता जाता है। ठीक है, बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस, बेसिक करेक्टर क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये बात आपके पास। अब देखिए अगर नॉन मेटल में देखते हो तो नॉन मेटल के अंदर मान लीजिए यहाँ पे मैं हेलोजन्स की बात कर रहा हूँ। हेलोजन ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। हाँ बेटा, जनरली 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर आप बोलते हो कि pH इज इक्वल टू 7 न्यूट्रल है, तो डेफिनेटली pH लेस देन 7 विल बी एसिडिक एंड pH ग्रेटर देन 7 विल बी बेसिक। ये जनरल ट्रेंड है 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रिंस। ठीक है, अब देखिए बेसिक करेक्टर आपको
यहाँ पे इंक्रीज करता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे अगर आप नॉन मेटल्स के केस में देखोगे तो नॉन मेटल्स के केस में मैं यहाँ पे हेलोजेंस का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। हेलोजेंस के केस में क्लोरीन का ऑक्साइड, ब्रोमीन का ऑक्साइड, आयोडीन का ऑक्साइड, ठीक है। अब इनमें आप देखोगे एसिडिक करेक्टर, क्योंकि ये एसिडिक नेचर के हैं तो डेफिनेटली आपको एसिडिक करेक्टर देखना पड़ेगा। तो एसिडिक करेक्टर आप देखोगे तो इनमें एसिडिक करेक्टर विल बी डिक्रीजिंग, एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेस, ये आपको ट्रेंड मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए इनकी वजह क्या है, इनकी वजह हम बाद में समझेंगे ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी के लिए आपको इनका ट्रेंड केवल याद रखना है कि किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल थे। कुछ ऐसे भी ग्रुप हैं जिन ग्रुप्स के अंदर आपको तीनों तरह के एलिमेंट मिलेंगे, यानी कि आपको आपको जो है मेटल भी मिलेंगे, नॉन मेटल भी मिलेंगे और मेटलॉइड भी मिलेंगे। जैसे कि कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली के अंदर कार्बन मिलता है सबसे पहले, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन मिलता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, जर्मेनियम, जर्मेनियम डाइऑक्साइड। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, टिन, टिन डाइऑक्साइड, ठीक है, लेड, लेड डाइऑक्साइड। ये आपके पास जो है ऑक्साइड होते हैं सारे के सारे। इसके अलावा टिन और लेड के जो है दो ऑक्साइड और भी एग्जिस्ट करते हैं, टिन ऑक्साइड SnO भी एग्जिस्ट करता है और PbO भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर इस ग्रुप में देखेंगे तो आपको ये कार्बन मिलता है नॉन मेटल, NM लिख रहा हूँ, NM का मतलब नॉन मेटल, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम आपको आपको मिलते हैं मेटलॉइड, ठीक है, मेटलॉइड। और टिन एंड लेड क्या है, आपके मेटल है, ठीक है बेटा। अब देखिए इस तरह के ग्रुप के अंदर आपको क्या मिलेगा, ऊपर आपको एसिडिक ऑक्साइड मिलेगा, बीच में एम्फोटेरिक मिलेंगे, ठीक है, और सबसे नीचे क्या मिलेंगे, बेसिक मिलेंगे। तो ओवरऑल आप ये बोल सकते हो कि टॉप टू बॉटम जाओगे तो बेसिक करेक्टर इंक्रीज करता है, जो आपको देख रहा है कि लेड ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा, टिन ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। और ये एम्फोटेरिक होंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन ऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड कार्बन इज एन नॉन मेटल, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है आपका एसिडिक नेचर का। तो ये एसिडिक है आपके पास, ठीक है, ये भी एसिडिक है और ये एम्फोटेरिक होगा, एम्फोटेरिक होगा और ये क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो इस तरह से आपका जो है ट्रेंड चलता है या चीजें वेरी करती हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा, बोलिए। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे भी एलिमेंट है अपने पास में जो एक से ज्यादा ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन बहुत सारे ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपके पास सबसे पहले N2O, NO, NO2, N2O3, N2O4, N2O5, इतने सारे ऑक्साइड बनाता है नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस होगा इनमें ऑक्सीडेशन नंबर का। ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आता है। यहाँ पे नाइट्रोजन आपको मिलेगा +1 में, यहाँ पे +2, यहाँ पे +4, +3, +4 एंड +5, ये आपको ऑक्साइड मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए जनरली ऐसा ट्रेंड देखा जाता है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सेम करके लिख देता हूँ, ट्रेंड के हिसाब से हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं N2O3 को और ये NO2, इसके अंदर है +3 और ये +4। तो देखिए इसमें आप बात लिख लेंगे एज ऑक्सीडेशन नंबर, एज ऑक्सीडेशन नंबर increases, acidic character increases, एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर एसिडिक करेक्टर बढ़ता है तो डेफिनेटली बेसिक करेक्टर डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं
हाँ, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के केस में जनरली आपको एसिडिक ऑक्साइड मिलते हैं, तो बेसिक तो मिलेंगे नहीं, ये पक्की बात है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ट्रेंड देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे कि ऊपर वाले जो दो ऑक्साइड होते हैं N2O एंड NO, ठीक है, ये दोनों न्यूट्रल नेचर के होते हैं, न्यूट्रल नेचर के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट गैस को हम बोलते हैं लाफिंग गैस। लाफिंग गैस जो भी आप पढ़ते हैं, लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है N2O। ठीक है, NO जो गैस होती है ये हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन की तरह प्रेजेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हार्मोन होता है, हार्मोन होता है मसल्स के अंदर, हार्ट मसल्स के अंदर। ठीक है, हार्ट मसल्स का प्रॉपर वर्कअप हो, प्रॉपर वो काम करें, ये काम होता है इस हार्मोन का। ठीक है, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इसको हम बोलते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज ए हार्मोन। तो ये आपके न्यूट्रल नेचर के ऑक्साइड होते हैं, और बाकी सारे के सारे एसिडिक नेचर के ऑक्साइड आपको मिलते हैं। ठीक है, अगर इनमें आपको एसिडिक करेक्टर बताना है कि किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, तो जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको एसिडिक करेक्टर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये दोनों जो है लगभग सेम बातें, +4 और +4, तो इसका मतलब ये दोनों ऑक्साइड एक ही तरह की प्रॉपर्टी, एक ही तरह की एसिडिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा, बोलिए। यस सर। इसी तरह से देखिए Yes, sir. फॉस्फोरस, फॉस्फोरस भी जो है बहुत सारे ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फॉस्फोरस के एक्चुअली आप जो है दसियों ऑक्साइड देख सकते हो, P4O, P4O2, P4O3, P4O4, P4O5, P4O6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, ये 10 ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं। इन सब के अंदर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाता है। ठीक है, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्साइड हैं वो आपने याद रखने हैं। वो इंपॉर्टेंट ऑक्साइड कौन कौन से हैं? तो इंपॉर्टेंट ऑक्साइड आपको मिलेगा P4O6, इसको हम सिंपली जो है P2O3 भी लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका आपको जो है इनके अंदर एक नंबर आपको कॉमन मिल रहा होगा 2, अगर 2 से दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये आपको फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला इसका यही होता है। इसके अलावा P4O8, P4O8 का हम जो है सिंप्लीफाई इसको करके लिख सकते हैं P2O4। ठीक है, और P4O10 इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं P2O5। तो मेनली इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। इन तीनों में अगर आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है इंक्रीज करता हुआ दिखाई देगा टॉप टू बॉटम, और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आपका एसिडिक करेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पे फॉस्फोरस +3 में मिलेगा, यहाँ पे +4 में, और यहाँ पे +5 में। तो ये कुछ बातें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, ये था फॉस्फोरस के बारे में। इसी तरह से आपके पास एक एलिमेंट और होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, ये आपका मैंगनीज। मैंगनीज भी बहुत सारे ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो सबसे पहला MnO। ठीक है, MnO, इसके बाद आता है Mn2O, Mn2O3, उसके बाद आपका आता है MnO2, उसके बाद आपको मिलेगा MnO3, MnO3, और एक ऑक्साइड आपको मिलता है Mn2O7। ये 5 ऑक्साइड आपको मिलते हैं मैंगनीज के। अब मैंगनीज क्या है? एक मेटल है। ठीक है, मेटल के जनरली ऑक्साइड कैसे मिलने चाहिए आपको? बेसिक मिलने चाहिए। ठीक है, लेकिन इस ट्रेंड के अंदर आप देखोगे कि ये तो आपको बेसिक मिलते हैं, ठीक बात है, ये बेसिक है, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी बेसिक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। ठीक है, एसिडिक करेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करने का मतलब क्या है? बेसिक करेक्टर डिक्रीज करेगा, बेसिक करेक्टर विल डिक्रीज। ठीक है, अब ये बेसिक हो गए, इसके बाद आता है न्यूट्रल।
देखिए बेसिक करेक्टर खत्म होने का मतलब होता है न्यूट्रल बनना, और ये दोनों ऑक्साइड आपको एसिडिक नेचर के मिलते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है ऑक्साइड से रिलेटेड। एक चीज आप और भी देखोगे, कार्बन के दो ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं, कार्बन मोनोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड इज न्यूट्रल इन नेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड्स लिख लिया यहां तक बेटा? यहां तक लिख लिया सबने? यस सर। इनको हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स या सिंपली एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है? हाइड्राइड का मतलब होता है वाटर जहां पे हो, ठीक है, और एन का मतलब क्या है? जिसमें से पानी निकाल दिया गया हो। तो कुल मिला के एक एसिड होगा, उसमें से आपने वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिए बाहर, और वाटर निकालने के बाद सारे के सारे हाइड्रोजन निकल जाते हैं अगर, तो वो बच जाता है आपके पास एनहाइड्राइड। ठीक है, कैसे बनाना आपको? तो सबसे पहले सबसे सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो सबसे सिंपल एग्जांपल है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो आप, ठीक है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो एक वाटर मॉलिक्यूल अगर आपने निकाल दिया तो बाकी क्या बचेगा? दोनों हाइड्रोजन निकल गया, एक सल्फर बचा, एक ऑक्सीजन निकल गया, तो 3 ऑक्सीजन आपके पास बचे। तो ये H2SO4 क्या कहलाता है? सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। ठीक है, और SO3 क्या कहलाता है? एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एनहाइड्राइड में एक खास बात ये रहेगी आपकी, खास बात ये रहेगी कि जो आपका सेंट्रल एटम है, यानी कि सल्फर यहाँ पे सेंट्रल एटम कहलाएगा आपका, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा वही रहेगा जो एसिड के अंदर होगा। ठीक है, खास बात क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम विल ऑलवेज बी रिमेन सेम, सेम। विल रिमेन सेम, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सल्फर का क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। तो ये खास बात है, इसको आपने ध्यान रखना है। इसी तरह से आपके पास बहुत सारे ऑक्साइड एनहाइड्राइड हो सकते हैं। ठीक है, तो सबके एग्जांपल हम लिख लेते हैं। जैसे कि H2CO3, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड में से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया जाता है तो ये बन जाएगा कार्बोनिक एनहाइड्राइड। CO2 को हम क्या बोल सकते हैं? कार्बोनिक एसिड का एनहाइड्राइड या कार्बोनिक एनहाइड्राइड। बहुत सारे नाम हो सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये आपके पास हो गया। इसी तरह से और भी सारे के सारे एग्जांपल आप लिख लो। ठीक है, H2SO3 ये क्या कहलाएगा? सल्फ्यूरस एसिड। इसमें से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं तो बच जाएगा SO2, ये बन जाएगा आपके पास एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। इसको कंफ्यूज मत करना उससे ऑक्सी एसिड से, ठीक है ना? कुछ ऑक्सी एसिड हमने ऐसे पढ़े थे जिनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद भी आपके पास हाइड्रोजन बच जाते थे, उनको हम मेटा एसिड बोलते थे। ठीक है, तो वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये ध्यान रखना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। इसी तरह से आप देख सकते हो फॉस्फोरस के केस में P2O5 आपको मिलेगा एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, आप देख सकते हैं इनको चेक करके, ये +5 में है, ये भी +5 में। इनकी खास बात यही है, यानी कि इनको चेक करने का तरीका भी यही होगा कि ये एनहाइड्राइड है या नहीं है। तो इसका एक तरीका है कि आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लेंगे। अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर सेम आता है तो इसका मतलब ये इसका एनहाइड्राइड कहलाएगा। P2O3 इसके अंदर +3 में एग्जिस्ट करता है, ये एनहाइड्राइड होगा S3PO3 का। यहाँ पे आपको फॉस्फोरस +3 में मिलेगा।
इसके अलावा N2O5, N2O5 होता है HNO3 का एनहाइड्राइड। N2O5 क्या होगा, HNO3 का क्या आपके पास एनहाइड्राइड होगा। ठीक है। Cl2O7, Cl2O7, Cl2O7 आपको मिलेगा, Cl2O7 आपको मिलेगा क्लोरिक एसिड का, पर क्लोरिक एसिड का एनहाइड्राइड। इसी तरह से Mn2O7, Mn2O7 आपको मिलेगा पर मैंगनीक एसिड का एनहाइड्राइड, पर मैंगनीक एसिड का एनहाइड्राइड। ठीक है। इसी तरह से N2O3 +3 में एग्जिस्ट करता है, ये मिलेगा आपको एनहाइड्राइड नाइट्रस एसिड का, नाइट्रस एसिड। ठीक है। तो ऑक्साइड में इतना ही। एक्चुअली एनहाइड्राइड कुछ और भी पढ़ते हैं, उनको हम बोलते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। मिक्स्ड एनहाइड्राइड का मतलब होता है जो दो एसिड से बने हो। ठीक है। तो ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे। एक एग्जांपल मैं इसका दे देता हूँ। ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको इसका दे देता हूँ, जैसे कि अगर आप देखोगे, मान लीजिए Cl2O6, ये क्या होता है, इसके अंदर आपको यहाँ पे पता लग रहा होगा कि क्लोरीन जो है +6 में एग्जिस्ट करेगा। अब क्लोरीन का आपने देखा था कि क्लोरीन के बहुत सारे एसिड होते हैं, HClO4, HClO3, HClO2, HClO, इतने सारे एसिड होते हैं। इनके अंदर, इनमें आपको फर्स्ट में +7 में मिलेगा, इसमें +5 में, इसमें +3 में, इसमें +1 में। लेकिन ऐसा कोई भी एसिड नहीं मिलेगा आपको जो कि +6 में एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है। तो अगर आपको इस तरह के ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट मिलते हैं तो क्या करोगे आप, जिन ऑक्सीडेशन नंबर्स के बीच में आपको +6 मिलता है, यानी कि +5 और +7 के बीच में आपको मिलेगा +6, इसका मतलब ये है कि ये ऑक्साइड आपका इन दोनों का एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। ठीक है। यानी कि अगर इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस का सिंपल सा मतलब होता है, इसके अंदर अगर आप पानी डालोगे तो आपको दो एसिड मिलेंगे, HClO4 एंड HClO3। ठीक है। एनहाइड्राइड से एक और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, ये मैंने आपको बता ही दिया अभी। अगर आप एनहाइड्राइड के अंदर पानी डालते हो तो पानी डालने के ऊपर आपको एसिड मिल जाता है। ठीक है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अभी हमने पहले क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल को निकाल के एनहाइड्राइड के बारे में पता किया, लेकिन इस एनहाइड्राइड के अंदर अगर आप पानी डालते हो, ठीक है, यानी कि हाइड्रोलिसिस करते हो, सिंपली इसको क्या हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है। तो वाटर डालने के बाद आपको फाइनली ये एसिड मिलने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है। और मिक्स्ड एनहाइड्राइड के अंदर आपको दो एसिड मिलेंगे, और दो एसिड कौन कौन से मिलेंगे, तो एक प्लस कर देना, +6 में एक प्लस करोगे +7, एक माइनस कर देना +5। तो +7 वाला आपका पर क्लोरिक एसिड और +5 वाला क्लोरिक एसिड, ये दो एसिड आपको मिलने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो ये सारी की सारी बातें थी ऑक्साइड्स के बारे में। ये चैप्टर आपका होता है खत्म। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। समझ आ गया बेटा सभी को? मिक्स्ड एनहाइड्राइड 11th क्लास में पढ़ोगे दोबारा। ठीक है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं, रेजोनेंस का मटेरियल देखते हैं। देखिए थ्योरी पार्ट मैंने देखा था, लगभग कंप्लीट कर लिया हमने, तो ऐसी कोई बात बचेगी नहीं शायद आपको जो मैंने नहीं बताई हो। ठीक है। फिर भी एक बार रीडिंग ले लेना इसकी, इसको आप जो है एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। डोबर्नियर ट्राइड हमने किया था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है। इसकी खास बातें क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। इनसे काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं पहले। मेंडलीव सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या होती है? ठीक है। मेंडलीव ने किस तरह से पीरियोडिक टेबल बनाई, तो एक्सपेरिमेंटली बनाई।
क्या उसका बेसिस था? तो बेसिस था वैलेंसी, ठीक है ना। और उसके प्लस पॉइंट क्या थे? प्लस पॉइंट आपको बताने हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, उनके बारे में बताया था उन्होंने। कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके एटॉमिक मास हमने गलत पहले से पता कर रखे थे, उनको ठीक किया था, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। कुछ कमियां थी, वो कमियां आज भी चलती आ रही हैं, ठीक है। एक कमी ये थी कि एटॉमिक मास को उन्होंने बेसिस मान लिया था, तो ये बात गलत थी। ये एग्जाम्पल भी कर लेना, सोल्ड एग्जाम्पल, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी इसके अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, क्लासिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट इनटू ग्रुप ऑफ ट्राइड। ट्राइड का मतलब आपको पता है, डोबर्नियर ट्राइड। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख जाएगा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये तीन एलिमेंट जो है एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, इनका एक ट्राइड बनेगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इन तीनों का एक ट्राइड बनने वाला है, ठीक है। तो ये ट्राइड बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन शायद मैं पहले आपको करवा ही चुका हूँ। डोबर्नियर ट्राइड की एक ही बात थी कि दो एलिमेंट्स का, यानी कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अगर आप एटॉमिक मास का एवरेज लेते हैं तो आपको बीच वाले एटम का एटॉमिक मास मिल जाना है, ठीक है। ये खास बात थी, इसी को आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी देख लो। व्हाई इज द लॉ प्रपोज्ड बाय न्यूलैंड कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव? ऑक्टेव का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ 8। उन्होंने क्या बताया था कि 8th एलिमेंट जो है वो आपका फर्स्ट एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करेगा, इसी वजह से इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये तो सेम ही दे दिया इन्होंने। अमंग द हेलोजेंस, हेलोजेंस के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, विच डज नॉट फिट इन डोबर्नियर ट्राइड, इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है डोबर्नियर ट्राइड के अंदर फिट नहीं बैठता है? तो फिट नहीं बैठता, हम जनरली जो है डोबर्नियर ट्राइड के अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को लेते हैं, फ्लोरीन को नहीं लेते हैं। तो फ्लोरीन फिट नहीं बैठता है। इनके मास भी आप याद रख सकते हो, फ्लोरीन का मास होता है 19, क्लोरीन का 35.5, ठीक है। ब्रोमीन का होता है 80, आयोडीन का 127। तो इनमें फिट बैठता है और फ्लोरीन के अंदर फिट नहीं बैठता है। क्यों नहीं फिट बैठता है? तो आप बता सकते हो कि डोबर्नियर ट्राइड के अंदर फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का अगर एवरेज लोगे तो सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक मास आना चाहिए। इसमें आप चेक करके देख सकते हो, ये लगभग 100 आ जाएगा और इसके बीच का क्या होगा 50, और 50 और 35.5 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसी वजह से डोबर्नियर ट्राइड इसके ऊपर वैलिड नहीं होता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या खास बातें हैं, तो वो सारी की सारी बातें हमने बता दी थी। हेनरी मोजरे का क्या रोल था, ठीक है, इनके क्या एक्सपेरिमेंट थे, ये सब बात हम कर चुके हैं। इनकी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या थी? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर ओनली, नॉट एटॉमिक मास, ये इन्होंने बताया था। ये कैसे बताया था? तो एक ग्राफ बनाया था इन्होंने, फ्रीक्वेंसी, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर के बीच में। वो तो इनको स्ट्रेट लाइन मिली, लेकिन एटॉमिक मास वर्सेस अंडर रूट ऑफ म्यू के बीच में जो लाइन बनाई थी वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं थी, वो जिगजैग लाइन मिली। इसी वजह से इनको पता लगा कि जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपकी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर होती है, ना कि एटॉमिक मास। और उसके बाद जो है बहुत सारे एलिमेंट को हमने कुछ स्पेशल नाम दिया था, जैसे कि अल्कली मेटल, अल्कलीन अर्थ मेटल, वो सभी नाम आपको याद रखने हैं इसके अंदर, ठीक है। टोटल हमारे पास 18 ग्रुप होते हैं। इन 18 ग्रुप को हम जो है मेंडलीव के हिसाब से भी याद रखते हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप को हम बोलते हैं फर्स्ट ए एंड सेकंड ए, और उसके बाद 13 से शुरू हो जाते हैं, 13 से स्टार्ट कर देते हैं, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए एंड सेवंथ ए। उसके बाद बीच वाले एलिमेंट जो है थर्ड ग्रुप को हम बोलते हैं, थर्ड ग्रुप को हम बोलते हैं फर्स्ट बी, सॉरी थर्ड बी, फोर्थ को फोर्थ बी एंड सोन, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। और उसके बाद 11th एंड 12th ग्रुप को हम बोलते हैं फर्स्ट ए, सॉरी फर्स्ट बी एंड सेकंड बी। ये किसके हिसाब से क्लासिफिकेशन है? ये आपका वैलेंसी के हिसाब से क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। तो इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है। अब देखिए मेरिट डिमेरिट आप देख ही सकते हो। डिमेरिट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक आप जो है याद रख सकते हैं कि पहली डिमेरिट थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है इसको हम नहीं बता पाए हैं,
ठीक है। हाइड्रोजन की पोजीशन को हम अच्छे से नहीं बता पाए कहाँ पे रखना चाहिए, या तो अल्कली मेटल के साथ में रखना चाहिए या अल्कलीन या हेलोजेंस के साथ में रखना चाहिए। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी अल्कली मेटल जैसी भी होती है और हेलोजन जैसी भी होती है। तो कहाँ पे रखना चाहिए इसको, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी नहीं बता पाए। इसी की वजह से 11th क्लास के अंदर एक नया टॉपिक बन जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, एनसीईआरटी में देखोगे तो सेकंड वॉल्यूम में पहला टॉपिक आपको मिलेगा, पहला या दूसरा टॉपिक हाइड्रोजन। तो वहां पे इसके बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं, क्या क्या बातें अल्कली मेटल से मैच करती हैं और क्या क्या बातें हेलोजन से मैच करती हैं। ठीक है, और किस तरह से हम इसको अलग से रखते हैं। उसके बाद कुछ आपके पास जो है और भी लिमिटेशन हो सकती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, जैसे कि आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को हमने क्या किया, एक साथ रख दिया है। ठीक है, तो ये लिमिटेशन हो सकती है। उसके अलावा एक लिमिटेशन और भी हो सकती है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट को हमने अलग से रख दिया है। एफ ब्लॉक एलिमेंट को हमने क्या किया, अलग से लाइन बना के रख दिया है, जबकि वो एक्चुअल पीरियोडिक टेबल का हिस्सा होने चाहिए। तो ये एक लिमिटेशन इसके पास हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ लिया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनके नाम किस तरह से रखे गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल के अंदर जाएगा या जिस सब सेल के अंदर जाएगा उसी के हिसाब से इसका नाम रखा गया है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर किस तरह से आपको याद करने हैं, ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, किस तरह से क्लासिफाई करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, कहाँ कहाँ होते हैं, पोजीशन क्या होती है, नोबल गैसेस कहाँ पे होते हैं, ये सभी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये ध्यान रखना, एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम कभी कभी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है बीच में आते हैं। ठीक है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के बीच में जो आते हैं, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, बीच में आना, इनके बीच में जो आते हैं उनको ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन के बीच में आपको मिलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो ये एक खास बात है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट हमेशा आपको कहाँ मिलेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट आपको मिलेंगे थर्ड ग्रुप के अंदर। ये बातें ध्यान रखना, सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट थर्ड ग्रुप के अंदर आते हैं। थर्ड ग्रुप इज द बिगेस्ट ग्रुप। थर्ड ग्रुप के अंदर ओवरऑल आपके 32 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, डायगोनल रिलेशनशिप बचती है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ये क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप बचती है, इसको हम बताएंगे अच्छे से। कुल मिला के आप जो है हल्का फुल्का भी समझ लो। सबसे पहले देखो, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं वैसे वैसे जो है साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये आपने पढ़ दिया ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे नीचे बढ़ते हो साइज इंक्रीज करता है। इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि एक एडिशनल सेल यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो एक तरफ साइज बढ़ रहा है और एक तरफ साइज घट रहा है। ठीक है, अगर इनके बीच में चलोगे, डायगोनली चलोगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो डायगोनली आप चलोगे तो लिथियम और मैग्नीशियम इनके साइज में क्या रिलेशन होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली देखा जाता है कि लिथियम और मैग्नीशियम इन दोनों का साइज सिमिलर होता है। सिमिलर का मतलब क्या है, सिमिलर का मतलब है लगभग बराबर आपको मिलने वाला है। ठीक है, और जब एलिमेंट्स का साइज बराबर हो जाता है तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको सिमिलर दिखाई देने लग जाती है। इसी चीज को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। यानी कि लिथियम और मैग्नीशियम इन दोनों के बहुत सारे कंपाउंड एक ही तरह की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इन दोनों का साइज बराबर होता है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। और ये डायगोनल रिलेशनशिप केवल और केवल सेकंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के बीच में ही पाई जाती है। इसी तरह से बेरिलियम और एल्यूमिनियम इनका साइज सिमिलर होता है, बोरोन सिलिकॉन, कार्बन फास्फोरस। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनकी मैच करेंगी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी मैच करती है ये सभी बातें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, ट्रांस यूरेनियम ये भी देख लेना एक बार। ट्रांस यूरेनियम का मतलब क्या होता है, यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92 होता है। इसके बाद जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सिंथेटिक एलिमेंट हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स।